ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन आता है, उसकी केसेस आपको पता है, तब आप कोई भी फंक्शन का इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो सपोज करो कि मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है 1/s-1 प्लस 1/s+2। ओके ना, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है। 1/s-1 प्लस 1/s+2, ये इट इज अ सिंपल फ्रैक्शन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ओके, तो मुझे क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे s+2, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे s-1। ओके, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन s-1 इंटू s+2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2s+1 मिलता है, 2 - 1 इज 1। ओके, अपॉन में s-1 इंटू s+2 मिलता है। तो क्या किया मैंने, मेरे पास दो सिंपल फ्रैक्शन थे, दैट इज 1/s-1 प्लस 1/s+2। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो मुझे कुछ ऐसा मिला 2s+1/s-1 इंटू s+2। ओके ना, तो अगर आपको कुछ ऐसी टर्म दी है, ओके ना, ऐसी टर्म दी तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो ऐसे टर्म, करेक्ट है ना। अब जरा देखो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या आपको अगर ऐसी टर्म दी गई है, मतलब 2s+1/s-1 इंटू s+2, तो क्या आप उसको इस टर्म में लिख सकते हो क्या? ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगर आपको दो सिंपल फ्रैक्शन दिए तो इसको सॉल्व करके आप ऐसे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इट इज नॉट अ बिग डील। ओके ना, तो अगर सपोज करो कि क्या आपको अगर ऐसी टर्म दी है, ठीक है, तो क्या आप इस टर्म को ना इस टर्म के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है ना, अगर आपको ऐसे कंपोजिट फ्रैक्शन दिया है, ठीक है, इसको अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, तो ये लिखने के लिए जिस मेथड का यूज होता है उसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ओके ना, तो अब पार्शियल फ्रैक्शन से ना आप ऐसे टर्म्स को सिंपल फ्रैक्शंस में लिख सकते हो। अब समझते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या और उसकी केसेस क्या होती है। ओके नाउ, पार्शियल फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, दैट इज अ p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। यहाँ पे px और q ऑफ x ये दोनों x के फंक्शन है, और ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके नाउ, और डिनोमिनेटर में q ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज कर सकता हूं, पहले ये जान लो। ओके ना, आप कोई भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए कंडीशंस क्या है, उसके लिए रूल क्या है, पहले डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखिए, अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, क्या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हो क्या? मतलब ऐसी टर्म है तो क्या आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिख सकते हो क्या? ठीक है ना, तो हर एक फ्रैक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि अगर आपको ऐसे टर्म को सिंपल फ्रैक्शन में लिखना है, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ओके ना, तो आपको सबसे पहले ये चेक करनी पड़ेगी कि डिनोमिनेटर की डिग्री, दैट इज द डिग्री ऑफ q ऑफ x। ओके, डिग्री ऑफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p ऑफ x। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ये बड़ी होनी चाहिए, किससे, न्यूमरेटर से। अगर ऐसा होता है कि डिनोमिनेटर की डिग्री, दैट इज द डिग्री ऑफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन p ऑफ x, अगर ऐसा होता है तभी आप उस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ, अगर क्या होगा कि न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, मतलब अगर p ऑफ x की डिग्री q ऑफ x की डिग्री से बड़ी होती है, तब आप क्या करोगे, ठीक है ना, आप उस वक्त पार्शियल फ्रैक्शन का यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो जाती है, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है ना, तब जाके आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो। तो बेसिक कंडीशन क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने के लिए, कोई भी फ्रैक्शन को मैं पार्शियल फ्रैक्शन में कब रिजोल्व कर सकता हूं, जब, ठीक है, जब डिनोमिनेटर की डिग्री, दैट इज द डिग्री ऑफ q ऑफ x इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ p ऑफ x। अगर ऐसी कंडीशन है तो ही आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। ओके ना, दूसरी कंडीशन क्या करना है ना, अब जान लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस क्या होती है और पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस किस पे डिपेंड करती है। ओके ना, तो केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आर अकॉर्डिंग टू द फैक्टर्स ऑफ q ऑफ x। ओके ना, पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस जो होती है वो q ऑफ x के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, q ऑफ x के फैक्टर, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर रहेगा, ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कुछ ना कुछ आते हैं, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स आप पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस डिस्कस कर सकते हो।
अब टोटल पार्शियल फ्रैक्शन की 3 केसेस होती है, ओके ना। कौन कौन सी होती है? नंबर 1, ओके। अब देखो ये केसेस जो होती है वो क्यू ऑफ एक्स पे डिपेंड करती है, मतलब डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में कुछ फैक्टर्स होते हैं, ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फैक्टर्स वी डिस्कस हियर द केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ओके। तो क्यू ऑफ एक्स में क्या कौन से फैक्टर हो सकते हैं? यहां पे लिखा मैंने इफ डिनोमिनेटर, ओके, ये जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा इट इज अ डिनोमिनेटर, ओके ना। इफ डिनोमिनेटर दैट इज अ क्यू ऑफ एक्स, मतलब क्यू ऑफ एक्स में यहां पे डिनोमिनेटर है, ओके। नाउ इफ डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आते हैं और वो फैक्टर नॉन रिपीटेड होते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल दिस वन, अब जरा देखो ये वाला राइट हैंड साइड देखिए इसकी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, ठीक है। अब दोनों फैक्टर कैसे लीनियर है? क्योंकि s का पावर 1 है, यहाँ पे s का पावर 1 है, दोनों के दोनों फैक्टर लीनियर है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आता है अंडर केस नंबर 1, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स जो होते हैं वो लीनियर होते हैं और नॉन रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना, ये होती है केस नंबर 1 किसकी? पार्शियल फ्रैक्शन की। तो हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस ट्राई के लिए, ओके। केस नंबर 2 क्या है? इफ डिनोमिनेटर कंटेन, ओके, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर। सपोज करो कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आते हैं और रिपीटेड आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने s-1 लिखा, यहाँ पे s+2, इसको पावर 3 है, ओके। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? s को पावर 1 है, बट मींस इट इज अ लीनियर फैक्टर। यहाँ पे भी s को पावर 1 है, इट इज अ लीनियर फैक्टर, ओके। कौन सा फैक्टर रिपीट हो रहा है? s+2 फैक्टर रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार, ओके। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है ना, वो आएंगे केस नंबर 2 के अंदर। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे इसके बाद में, ओके। नो केस नंबर 3 क्या होगी? अगर डिनोमिनेटर में, ओके, नो, इफ डिनोमिनेटर कंटेन क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर, ओके। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल फैक्टर? क्वाड्रेटिक मतलब पता है आपको, ओके। नो सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक फैक्टर लिखता हूँ, यहाँ पे s²-2 लिखा, ओके, s²-4 लिखा, और यहाँ पे s²+4 लिखा, ओके। 2 फैक्टर मैंने लिखे, ओके। अब दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर है। यहाँ पे s को पावर 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। यहाँ पे भी s को पावर 2 है, इट इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर। बट क्वाड्रेटिक फैक्टर होने के साथ साथ वो क्या होना चाहिए? इरिड्यूसिबल होना चाहिए। इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? उसको और फैक्टराइज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या? देखो, अगर मैं यहाँ पे s²-4 की बात करता हूं तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल नहीं है। मतलब कैसे? s²-4 को मैं और फैक्टराइज कर सकता हूं, एक ब्रैकेट में s-2, दूसरे ब्रैकेट में s+2। तो ये जो फैक्टर हो गया s²-4, इट इज अ रिड्यूसिबल फैक्टर, नॉट द इरिड्यूसिबल फैक्टर, ओके ना। अगर मैं इसकी बात करता हूं, किसकी? सपोज करो कि यहाँ पे s²+4, ओके ना, तो क्या s²+4 को और फैक्टराइज कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है आपका, कौन सा? a² - b²। अगर ऐसे फॉर्म में है तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके। तो अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, मिडल में माइनस साइन है, तो उसको आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर समझ करो कि यहाँ पे अगर मैं प्लस देता हूं तो आप इसको और रिड्यूस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो केस नंबर 3 में कौन से क्वाड्रेटिक फैक्टर चाहिए आपको? इरिड्यूसिबल, मतलब ऐसे वाले फैक्टर चाहिए, ओके। तो ये 3 केसेस होती है पार्शियल फ्रैक्शन की। अब 3 केसेस को हम देखते हैं 1 बाय 1। मतलब केस नंबर 1 उसको समझ लेते हैं, उसके बेस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, बाद में केस नंबर 2 उसके बेस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम, और बाद में केस नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जाएंगे हम, ओके। तो ये समझ में आया, इतना लिख लीजिए पहले। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शन हम कब यूज करते हैं? जब डिनोमिनेटर की डिग्री ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ओके। और पार्शियल फ्रैक्शन की केसेस ये डिपेंड करती है कि क्यू ऑफ एक्स का नेचर क्या है, मतलब डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर है। अगर लीनियर है, रिपीटेड है, लीनियर नॉन रिपीटेड है, या फिर लीनियर और क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, पहले इतना कॉपी कर लीजिए। अब देखते हैं 1 बाय 1, ओके। नाउ राइट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखते हैं फर्स्ट केस, पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट केस, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कैसे करते हैं। सो केस नंबर क्या थी हमारी? इफ डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, ओके, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स अंडर केस नंबर 1, ओके। तो चलो मैं कुछ एक एग्जांपल कंसिडर करता हूं। इन जनरल मेरे पास कुछ ऐसे फैक्टर है 1/(s-a, s-b, s-c). मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, ओके ना। अब समझो कोई भी फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
कौन से फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हैं? जहां पे डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ग्रेटर हो, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ पे s इंटू एस कितना होता है? s क्यूब। तो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी 3, न्यूमरेटर में क्या है 1 है, कोई s की टर्म में आए क्या? नहीं है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी होगी 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में रिजोल्व कर सकते हैं। ओके, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ अगर ऐसी टर्म है, इसको अगर आपको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये डिपेंड करता है कि डिनोमिनेटर में कौन से फैक्टर है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे कौन से फैक्टर है? यहाँ पे सभी के सभी लीनियर फैक्टर है, s को पावर 1 है, s को पावर 1 है, s को पावर 1 है। ओके, ऑल आर लीनियर फैक्टर। ओके, सो डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर फैक्टर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है क्या? नहीं, s माइनस ए एक ही बार है, s माइनस बी भी 1 टाइम्स है, s माइनस सी भी 1 टाइम्स है। सो कोई भी यहाँ पे फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो इट इज अ लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। ओके, नाउ तो यहाँ पे कितने सिंपल फ्रैक्शंस आएंगे इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। यहाँ पे कितने सिंपल फ्रैक्शंस आएंगे? अगर मुझे इस कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगे? ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है? जितने डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ध्यान में रखना। ओके ना, यहाँ पे कितनी टर्म्स आएंगी? जितनी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स रहेंगे। डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स है लीनियर? 1 2 3। तो यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर्स। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 सिंपल फ्रैक्शन में। ओके ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? पहला फैक्टर यहाँ पे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में s माइनस ए, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर यहाँ पे लिख लीजिए s माइनस बी। तीसरा फैक्टर यहाँ पे s माइनस सी। ओके, करस्पॉन्डिंग टू ईच फैक्टर, ठीक है ना, देयर इज अ कांस्टेंट इन द न्यूमरेटर। सपोज करो कि यहाँ पे s माइनस है, तो ऊपर एक मैं कांस्टेंट अज्यूम करता हूँ, इट इज ये। यहाँ पे s माइनस बी के लिए दूसरा कांस्टेंट यहाँ पे b, s माइनस सी के लिए तीसरा कांस्टेंट यहाँ पे c। ओके, तो अगर कोई आपके पास ऐसी टर्म है, ये डिनोमिनेटर कंटेन लीनियर है नॉन रिपीटेड फैक्टर, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए। ओके, आपका एम क्या है? अभी आपका एम है कैपिटल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो कैपिटल ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैं आपको प्रॉब्लम में बताऊंगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते इसके बारे में। तो अगर आपको कैपिटल एबीसी की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए। ओके, इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इसका एलसीएम ले लीजिए। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम इतना ही आएगा जितना लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जितनी टर्म्स है। ओके, तो डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर्स है यहाँ पे? s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही राइट हैंड साइड का एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे ये अपॉन s माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s माइनस ए विल गेट s माइनस ए इज कैंसल। तो यहाँ पे ये के साथ कौन मिलेगा आपको? s माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस अभी b अपॉन s माइनस बी को, यहाँ पे है b अपॉन s माइनस बी को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो एलसीएम क्या होता है इसका? जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है वही एलसीएम होता है। तो इसको मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करता हूँ, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कैंसल कौन होगा? s माइनस बी कैंसल। तो b के साथ कौन से दो फैक्टर आएंगे? सो b इंटू यहाँ पे आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ओके ना, सिमिलरली अब c के साथ कौन से फैक्टर आएंगे? s माइनस सी विल कैंसल। ओके, तो c के साथ आएंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके ना, अब डिनोमिनेटर में एलसीएम लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ पे है 1 अपॉन यहाँ पे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके ना, तो एलसीएम के साथ एलसीएम कैंसल, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कैंसल। तो यहाँ पे कितना मिला आपको? यहाँ पे मिलता है आपको 1 इज इक्वल टू ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस बी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी प्लस c इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके ना, तो अब मुझे क्या करना है? एबीसी का निकालना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना, देखो ये यहां से ना आप काफी सारी मेथड यूज कर सकते हो एबीसी कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल मेथड में बताता हूं, अगर आपको ये कैलकुलेट निकालना है तो इक्वेशन में बी और सी की टर्म नहीं होनी चाहिए। बी और सी की टर्म नहीं होनी चाहिए मतलब क्या? बी और सी तो जीरो नहीं हो सकता है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर देख लीजिए कौन सा है? यस, एस माइनस सी इज अ कॉमन फैक्टर। तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे मुझे जीरो लाना है, तो एस की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे? सी। अगर एस की वैल्यू में सी पुटअप करता हो तो ये दोनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? जीरो। ओके, आप किस वैल्यू मिलेगी? ये की। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पुटअप करना है? एस माइनस सी की वैल्यू जीरो अज्यूम करना है। मतलब क्या पुटअप करना है आपको? फुट एस इज इक्वल टू सी। अगर एस की वैल्यू सी पुटअप किया तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, मतलब कितना? ये इंटू
एक्स की वैल्यू सी पुटअप करता हूं तो सी माइनस बी यहाँ पे सी माइनस सी, ओके, यहाँ पे विच फैक्टर इज कॉमन, एस माइनस बी इंटू एस माइनस ए यहाँ पे एस माइनस बी इज, ओके सॉरी यहाँ पे एस माइनस बी रहेगा, ओके नाउ। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन सा है, एस माइनस बी है, तो पुट एस माइनस बी इज इक्वल टू 0, दैट इज एस इज इक्वल टू बी, ओके नाउ। तो एस की जगह बी पुटअप कर लीजिए, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये इंटू एस इज इक्वल टू बी पुटअप किया आपने, ओके, और बी एस माइनस सी, बी एस माइनस सी, एस माइनस ए एस माइनस सी, देयर इज सी, ओके नाउ, ओके, और यहाँ पे एस माइनस ये होना चाहिए ना, यहाँ पे एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी होना चाहिए था, ओके, सॉरी, ओके ना। तो अभी हम देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि ये की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है ना, ये लास्ट की दो टर्म्स को हमें जीरो बनाना। कैसे जीरो बनाएंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर देख लीजिए कौन सा है, एस माइनस ए यहाँ पे लिए, एस माइनस ए यहाँ पे लिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा, किसको पुट अप करूंगा, एस माइनस ए को जीरो अज्यूम करूंगा। जब मैं एस माइनस ए को जीरो अज्यूम करूंगा तो ये लास्ट की दो टर्म जीरो हो जाएगी, ओके, और आपको क्या मिलेगी, ये टर्म मिलेगी ओनली, तो आप यहां से ये टर्म निकाल सकते हो। सो दैट इज, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यस इज इक्वल टू ये पुटअप करूंगा, सो 1 इज इक्वल टू ये इंटू यहाँ पे ये माइनस बी और यहाँ पे ये माइनस सी प्लस यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है। तो ये केवल आपको मिल जाएगी, ये इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 अपॉन, ओके, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, यहाँ पे ये माइनस बी इंटू ये माइनस सी। तो सिमिलरली आप बी और बी केवल निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये केवल निकालने के लिए यस इज इक्वल टू ये पुटअप किया, मतलब ये के नीचे आने वाला फैक्टर, मतलब कैसे, एस इज इक्वल टू ये पुटअप किया तो आपको ये केवल मिलती है, एस इज इक्वल टू बी पुटअप करो तो आपको बी केवल मिलेगी। कैसे, यहाँ पे एस इज इक्वल टू बी पुटअप करो तो बी पुटअप करने से फर्स्ट फैक्टर लास्ट फैक्टर जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एस इज इक्वल टू बी पुटअप करेंगे तो बी केवल कितनी मिलेगी, 1 अपॉन यहाँ पे बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और सिमिलरली सी केवल क्या मिलेगी आपको, एस इज इक्वल टू सी पुटअप करो तो ये एस माइनस सी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको सी माइनस ए और यहाँ पे सी माइनस बी, दैट्स इट। अब ये जो एबीसी की वैल्यू है यहाँ पे पुटअप करो, ये सभी टर्म तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इन पे ऑपरेट करो, ठीक है। अगर 1 अपॉन एस माइनस ए किसका लैप्लास है, e टू द पावर एटी का, 1 अपॉन एस माइनस बी किसका लैप्लास है, e टू द पावर बीटी का, 1 अपॉन एस माइनस सी किसका लैप्लास है, e टू द पावर सीटी का, ओके। सो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो केस नंबर 1 समझ में आई, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं केस नंबर 1 को, और एबीसी के कैसे फाइंड आउट करते हैं ये समझना जरूरी है। उसके बाद में एबीसी के इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो, टेक इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड फाइंड द आंसर बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। तो अभी कुछ इसके बेस प्रॉब्लम देख लेते हैं, इतना लिख लीजिए।